हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 से 51 क तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 300 से प्लस प्रश्नोत्तरी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो कि अब नेक्स्ट जो अपने एग्जाम होने वाला आरपीएससी का जो जेएलओ एग्जाम है, इसके लिए ये कारगर सिद्ध होगा। उसके अंदर आपके भारतीय संविधान के जो पेपर फर्स्ट के अंदर 150 से प्लस क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके अंदर ये जो अति महत्वपूर्ण अपन 300 से प्लस प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर आप देखने वाले होंगे कि भाई जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं वो के वो प्रश्न वहाँ पे छपेंगे। तो अब देर न करते हुए अपन चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1950 में। इसका राइट आंसर होगा 1946 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर के एन काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी। राइट आंसर बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, बी आर अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर बी आर अम्बेडकर, सी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लास्ट में आपके लिए सरप्राइज रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हो गया? तो 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव रूप से लागू हो गया। और इससे पहले मतलब कुछ आर्टिकल थे, तो वो कब हुए थे वो भी आप कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, सी। संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के सदस्य थे जनता द्वारा सीधे चुने हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। राइट आंसर जनता द्वारा सीधे चुने गए, ए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947, सी। नेक्स्ट, संप्रभु भारतीय संविधान का निवास करते कि हम भारत के लोग, ये विचारधारा व्यक्त की गई थी लखनऊ विकास प्राधिकरण, एम के गुप्ता, शंकरी प्रसाद के बाद में, गोलकनाथ के बाद में, केशवानंद भारती के बाद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती के बाद में, डी। ओके। भारत के संविधान की उद्देशिका का पाठ का उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ही क्या संविधान का प्रस्तावना का उद्देश्य है। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त करवाना, सरकारी सेवकों की सुरक्षा की सेवा की प्रतिभूति प्रदान करवाना, भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर प्राप्त करवाना। ऑप्शन डी, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी।
देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके कम समय के अंदर अधिक से अधिक प्रश्न हल हो जाएं और आप आराम से आपका रिवीजन हो जाए। तो इस चैनल पर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब अपने को ये चार बता दिए कि प्रभुसत्ता या संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र या प्रभुसत्ता, संपन्न, संप्रभु बता दिया, या धर्मनिरपेक्ष बता दिया, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र बता दिया, प्रभुसत्ता या संपन्न, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या प्रभुसत्ता, धर्मनिरपेक्ष। तो अब इनमें से अपने को यह देखना है कि सही क्रम किसका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो ये क्या हो जाएंगे? अपने सही क्रम में बताए गए हैं। संविधान के निर्वचन में उद्देश्य का क्या है? पूर्णतः असंगत, इरिलेवेंट है, रिलेवेंट है, किंतु वहीं जहाँ मूल संरचना के तत्व को जानना हो, या सुसंगत है किंतु संविधान की भावना जानने के लिए, जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत हो जाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को इंगित करती है, उस स्रोत को इंगित नहीं करती है जिसमें संविधान को अधिकार प्राप्त होता है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खेलने वाली चाबी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को इंगित करता है, बी। और अगर आप इस टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप नेरेक्लो एकेडमी के माध्यम से आप सर्च कर लीजिएगा और आपको टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाएंगे, ताकि आपकी ये वाली पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। एक संप्रभु तथा समाजवादी गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? आर्थिक न्याय का, व्यक्ति की गरिमा का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, सबके लिए शिक्षा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबके लिए शिक्षा का, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय। तो नैतिक न्याय आपने नहीं बताया गया है, डी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम के अंदर अपने को क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पास शब्द जोड़ा गया था। देखिए, पी, ए और अस, ठीक है, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। पी का मतलब हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, ए का मतलब हो जाएगा अखंडता और एस का मतलब हो जाएगा समाजवादी, ठीक है। तो ये तीनों शब्द क्या है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान के द्वारा जोड़े गए थे। समझ में आ गई दोस्तों? ओके, ऐसे ही पढ़ते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए। कमेंट भी करिए अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो, या कोई भी संदिग्ध लग रहा हो कि भाई आपका आंसर राइट नहीं है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित की गई? भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित की गई? यानी वो कौन सा संविधान संशोधन था जो उद्देशिका के अंदर संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, डी। निम्नलिखित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया? एस आर
बम्बई के बाद में। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ताकि मैं अधिक जल्दी से जल्दी पढ़ा रहा हूँ। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? बेरुबारी, मेनका गांधी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती का वाद। डी केशवानंद भारती। इससे क्या है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अपना जो 300 का प्लस का टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्ति महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सिकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया था। कौन से वाद में कहा गया था? केशवानंद भारती के वाद में कहा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अपन कह सकते हैं एक बार संशोधन हो चुका है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया था। भारत के लोग, भारत का संविधान, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के लोग से अपन को क्या है कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनाया गया है इस नाम से, भारत के लोग, जनता, जनता के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट है भारत में संप्रभु कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, हम भारत के लोग, यानी जनता क्या हो जाएंगे? संप्रभु है हम भारत के लोग। नेक्स्ट है उद्देशिका क्या है? संविधान का अंग है, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग हो भी सकता है और नहीं भी, या कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका संविधान का अंग है। ठीक है दोस्तों, इनके केस भी पढ़ेंगे अपन। एक बार आगे चलते हैं। यहाँ कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा स्वरूप में संज्ञात्मक एवं आत्मा में एकात्मक है। एकात्मक है, स्वरूप में एकात्मक या आत्मा में संज्ञात्मक है, विशुद्ध रूप से संज्ञात्मक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्वरूप में तो संज्ञात्मक है और आत्मा इसकी क्या है? एकात्मक है। ए। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छा लग रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारतीय संविधान सर्वप्रथम और प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन किसने कहा था? ग्लेनविल ऑस्टिन का ये कोट था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। दोस्तों अगर आपको एक लाइन में भारतीय संविधान की परिभाषा पूछ ले तो आप क्या आंसर दोगे? क्या आपको पता है संविधान की परिभाषा क्या है? कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे ये बताना, मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा था? प्रोफेसर केसी व्हीयर ने, सर आइवर जेनिंग ने, प्रोफेसर ECS वेड ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। अर्ध परिसंघात्मक तो कहा था प्रोफेसर केसी व्हीयर ने और केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक कहा था सर आइवर जेनिंग ने। तो यहाँ पर आपके एक के साथ एक क्वेश्चन भी फ्री हो गया है। भारतीय संविधान का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है क्योंकि राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से होता है, या राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम पर पद पर धारण करता है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान का संशोधन संविधान में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है और कुछ मामलों में संशोधन को राज्य के विधानमंडल के अनुसमर्थन द्वारा होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। सी। प्रश्न एक बार वापस देखना चाहेंगे आप? ओके, देख लेते हैं। क्या है कि भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है, तो राष्ट्रीय आंसर क्या हो जाएगा? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के कारण क्या है? ये परिसंघीय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? सर आइवर जेनिंग ने ये बात कही थी कि केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक। अभी अपन पहला क्वेश्चन देखा था ना, तो उसके साथ अपन ने ये कोट कर लिया था, तो ये भी आप देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सर्वोपरि है? संसद सर्वोपरि है या संविधान सर्वोपरि है? राष्ट्रपति सर्वोपरि है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है? बताइए दोस्तों। तो अपना क्या हो जाएगा, भारत का संविधान है वो क्या हो जाएगा, सर्वोपरि होगा, सर्वोच्च होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड यानी यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? अब ये देखना दोस्तों कि यहाँ पे शब्द क्या गया, नहीं। तो यहाँ पर अपनी क्या होता है कि एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि नहीं किया गया है तो कौन सा है, संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार, उच्चतम न्यायालय या संसद सदस्यों के विशेष अधिकार। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान के यूके के संविधान से उसको नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे यूके के संविधान से अगर नहीं लिया गया है तो ये उच्चतम न्यायालय कहाँ से लिया गया है, ये भी आप कमेंट में पिन करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अवशेष शक्ति सुरक्षित है संघ की, राज्य की, संसद की, राष्ट्रपति की? तो क्या हो जाएगा, अवशिष्ट शक्तियां संघ की होती है। भारत के संविधान के बारे में यह किसका कथन है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघकल्प होनी चाहिए? केसी वियर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार आ गया है तो आप आई होप आप नहीं भूलेंगे। अब प्रोफेसर केसी वियर ने कहा था कि हमारा संविधान अधिकतम अर्धसंघीय है, संघीय संरचना है, कमजोर संघ है, कठोर संघ है? बताइए दोस्तों, अर्धसंघीय है। क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम अज्ञापक अपेक्षा है? संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना, न्यायिक पुनर्विलोकन होना या राष्ट्रीय एवं राज्य इन 2 स्तरों की सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण जिसमें इन सरकारों की अपने अपने क्षेत्रों में स्वाधीनता सुरक्षित हो। डी, राष्ट्रीय एवं राज्य इन 2 स्तरों पर सरकार के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सरकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, यानी राष्ट्रीय एवं राज्य इन 2 स्तर पर सरकार के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का वितरण जिसके सरकार शक्तियों का स्वाधीन किंतु सरकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, भारत के संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है? ठीक है, तो 9 अनुसूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, 11 अनुसूचियाँ हैं या 12 अनुसूचियाँ हैं? ठीक है दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ है। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। पहला है गणराज्य, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है लोकतंत्र। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्र अध्यक्ष आनुवांशिक राजा नहीं है। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब हो जाएगा कि राज्य किसी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। लोकतंत्र क्या हो जाएगा, सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। राइट आंसर 1, 2, 3 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपन स्पीड से इसलिए चल रहे हैं कि अपने पास में 300 से प्लस क्वेश्चन हैं, तो अधिक अगर अपन जल्दी नहीं चलेंगे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आपका एक ये रिवीजन बेस्ड एमसीक्यू मेथड चल रहा है, आप कंटिन्यू बने रहिएगा इस चैनल के साथ। बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके प्रश्न एग्जाम प्रश्न के अंदर छपेंगे, लिख कर ले लेना। भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकार से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, यानी ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4, सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नीचे सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए दोस्तों। समवर्ती सूची, विधि का शासन और राज्य की नीति निर्देशक तत्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तो अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जापान का संविधान माना जाएगा। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये कहाँ से हो जाएंगे अपने,
विधि द्वारा ब्रिटिश का संविधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश का संविधान में विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटिश के वहाँ से लिया गया है। और समवर्ती सूची कहाँ से आ गई अपने पास में? ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। यानी यहाँ पे ये उल्टा क्रम चल रहा है। फिर एक नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली आधारित है शक्ति के अविभाज्यकरण, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, न्यायिक स्वतंत्रता पर कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति का अविभाज्यकरण। दोस्तों ये जहलों की सीरीज चल रही है और इससे पहले अपन ने एविडेंस के 3 पार्ट के अंदर अपन पूरा एविडेंस के एमसीक्यू चर्चा की। अगर आप में से किन्हीं ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी देख लिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप चाहते हो तो इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, न्यायिक पुनर्विलोकन और सार्वभौमिक विधान। क्वेश्चन नंबर 43, शक्ति का विभाजन, बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है राष्ट्रपति से, संसद से, लोगों से, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से। तो क्या हो जाएगा? लोगों से, यानी पीपुल से संविधान हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? भारत का संविधान, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत की संसद, राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? भारत का संविधान क्या हो जाएगा? सर्वोच्च है। और सर्वोच्च कौन होता है यहाँ पे? राष्ट्रपति, नाम मात्र का। ठीक है। फिर विधि के शासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्र है डायसी, रूल ऑफ लॉ। किसने दिया था? डायसी ने दिया था। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं हमारे संविधान के पार्ट 3 और 4 में। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी गलत आंसर लग जाए मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा, मैं जितना है मैं एकदम पढ़ के क्लियर बता रहा हूँ, फिर भी लग जाए तो कमेंट में पिन कर दिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है 86 संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? मूल अधिकार। और यह प्रश्न ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इंग्लिश के मटेरियल तो बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। तो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ये प्रॉपर डेडिकेट चैनल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा आप। संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, विदेशी राज्यों में से की गई विधियां। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, बी। संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य पद की परिभाषा में सम्मिलित है जो सुसंगत है। संविधान के भाग 3, संविधान के केवल भाग 3 और 4 में, अच्छा भाग 3 में तो समझ में आता है, ठीक, आर्टिकल 12 है, तो भाग 4 क्यों लिखा है इसने? बता सकता है मुझे? क्योंकि सेक्शन 36 के अंदर भी राज्य के बारे में बताता है। तो 12 से 35 तक तो अपना पार्ट ये आ गया, फिर 36 से लेकर 51 तक अपने पास में पार्ट 4 आता है। तो यहाँ पे 12, आर्टिकल 12 में भी राज्य है और आर्टिकल 36 में भी राज्य है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? अब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ सीरीज चालू हो रही है, देखना आप। पहला नहीं है तो इस पे आप ज़्यादा गौर करना। कौन सा नहीं है दोस्तों? राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, CSIR, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ, संघ लोक सेवा आयोग। तो ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? एक, नगर निगम, लंदन का भारतीय दूतावास, दिल्ली विकास प्राधिकरण, न्यायालय। फेयर क्वेश्चन किसका नेगेटिव फॉर्मेट में पूछा गया दोस्तों,
कौन सा नहीं आता है? एक नगर निगम आता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण भी आता है, न्यायालय भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन लंदन का भारतीय दूतावास ये एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी। इस तरह आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इन पे आप पकड़ जरूर बनेगा। नेगेटिव फॉर्मेट में ज़्यादा पूछेंगे। राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस में अभिनिर्धारित किया गया था? AR अंतुल्य बनाम RS नायक के वाद में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी किया जाएगा राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक हाई कोर्ट आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो ये महाराष्ट्र राज्य बनाम नरेश के वाद में कहा गया था। कौन राज्य है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नगरपालिका, CSIR, संसद, ये क्या हो जाएंगे? सारे राज्य हैं। उपयुक्त सभी, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं? फिर देखो नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया है। जीवन बीमा निगम राज्य है, भारत का स्टेट बैंक राज्य है, दिल्ली विश्वविद्यालय राज्य है, लेकिन NCERT आती है तो वो क्या है? राज्य नहीं है। NCERT, ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य शब्द में नहीं आता है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भारत सरकार या संसद, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, भोपाल नगर निगम, तो ये क्या आ जाएंगे? इसमें यह नहीं आता C, बाकी तीनों आते हैं। मूल अधिकार के प्रवर्तन के उद्देश्यार्थ निम्नलिखित में कौन संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य परिभाषा में सम्मिलित माना गया है? तो ये LIC को मान लिया गया है। भागीदारी फर्म इसके अंदर नहीं आती है। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्टर्ड एक सरकारी कंपनी, यह भी नहीं आता है। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्टर्ड एक सरकारी सहकारी समिति, यह भी क्या है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव फॉर्मेट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से देख लीजिएगा आर्टिकल 12 को। निम्नलिखित में से कौन संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य है? क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खाद्य भंडार, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशासनिक परिषद, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तो राइट आंसर क्या जाएगा? दिल्ली एक्सचेंज स्टॉक। ये क्या है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। हाँ दोस्तों, इनके विभिन्न प्रकार के केस हैं, तो केस भी आप पढ़ सकते हैं। आपके अंदर जो कमेंट्री बुक है उसके अंदर आराम से बताए गए हैं, और अगर टाइम रहेगा तो मैं भी एक केस लॉस की सीरीज आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। मूल अधिकार के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। राइट आंसर क्या आ जाएगा? D। आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 14 और 15। कौन सा केस है इसका? बीकाजी वाला केस है क्या दोस्तों? बताना दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन केस का ही आ गया। आच्छादन का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में प्रतिपादित किया गया था। बीकाजी राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये दोनों कंप्लीट हो गए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 245। आर्टिकल 13। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे कि आपने अगर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की जो लड़ाई है वो अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर जो प्लेलिस्ट के अंदर संविधान का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर एक डिटेल के अंदर जो अपन ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की लड़ाई के बारे में पूरा डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल अधिकार से असंगत, इररिलेवेंट या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 13 क्लोज 1 के अंतर्गत बताया गया है आर्टिकल 13 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशल रिव्यू का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड। तो यूएसए से लिया गया है। जुडिशल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। हाई कोर्ट के निर्णय के पुनर्विलोकित करना, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को पुनर्विलोकित करना कौन सा हो जाएगा? कि ऐसी व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित और संशोधित किसी भी विधि को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित करना, वो क्या हो जाएगा? जुडिशल रिव्यू माना जाएगा। आर्टिकल 13 क्लोज 3 ए के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर आता है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, संवैधानिक विधि, कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा। तो देखिए दोस्तों, मैंने किस हिसाब से याद किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 कि जहाँ पर 8 बिंदु हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 13 3 ए के अंदर आएंगे कंप्लीट। ठीक है। और जैसे इसके अंदर देखो आर्टिकल 13 का ये 3, तो इसके अंदर 3 को अपन ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बच्चों वाली टेक्निक है, फिर भी अपन इसके अंदर 8 पॉइंट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है? संसद का एक अधिनियम, रूढ़ि, विनियम, संविधान का संशोधन। तो संविधान का संशोधन नहीं है। निम्नलिखित सिद्धांत में कौन सा संविधान के आर्टिकल 13 से संबंधित नहीं है? पृथक्करण का सिद्धांत है, अभित्या का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है, लेकिन तत्वानुसार का सिद्धांत नहीं है। संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें लागू होता है? केवल संविधान के पूर्व की विधियों को, संविधान के पश्चात की विधियों को, किंतु उन्हीं से संबंधित जो नागरिक नहीं है। संविधान के पश्चात की विधियों को किंतु उन्हीं से संबंधित जो नहीं है विधियों, चाहे संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल संविधान के पूर्व की विधियों यानी आच्छादन ग्रहण लग जाना, तो यह भी एक लागू होता है, यानी पूर्व की विधियों पर लागू हो जाएगा ग्रहण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है? गोलकनाथ वाद में, सज्जन सिंह वाद में, शंकरी प्रसाद के वाद में या केशवानंद भारती के वाद में? राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। समझ में आ रहा दोस्तों? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब कंटिन्यू सीरीज अपने जेलों की चलने वाली है, तो देर न करिएगा और इस चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 13 से संबंधित नहीं है? आच्छादन का सिद्धांत, छद्म विधान का सिद्धांत, अभित्यजन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, पृथक्करण का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता के विरुद्ध अधिकार, समस्त नागरिकों की निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार आर्टिकल 14 केवल भारत के नागरिकों को ही लागू है, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को लागू है, केवल विधिक व्यक्ति पर लागू है, विधिक व्यक्ति के सहित किसी भी व्यक्ति को लागू है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जो आर्टिकल 14 लागू है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है प्राकृतिक व्यक्तियों और विधिक व्यक्तियों दोनों पर, या नेचुरल और लीगल जो पर्सन है उनके ऊपर भी क्या आ जाएगा? ये लागू है। डी। समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है 14 से 18, 14, 14, 15, 14, 15, 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18 के अंदर।
कैसे लग रहे हैं दोस्तों आंसर? ये प्रश्न उत्तर बहुत शानदार प्रश्न उत्तर ही है। आप इस चैनल पर बने रहिएगा और एंड तक बने रहेगा। एंड के अंदर आपको एक बेहतरीन सरप्राइज मिलेगी। भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। राइट आंसर क्या जाएगा? आर्टिकल 14। विधि का शासन आर्टिकल 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को दिया गया है। अमेरिकन संविधान संशोधन के अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से। तो ये कहाँ से लिया गया? विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। निम्नलिखित में से मूल अधिकार में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होगा? समानता का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण और विचरण करने का अधिकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। तो समता का अधिकार हो जाएगा बी। भारत के संविधान में विधि का शासन में निहित है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25। बताइए दोस्तों, आर्टिकल 14 में है। विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? अमेरिका से अभी पढ़ा था अपन ने। फिर लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में उपलब्ध है। आरंभिक नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा मुक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। यह वाक्य किसने कहा था? ए.के. गोपालन किस वाद में कहा गया था? ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, मेनका गांधी वर्सेस भारत राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या कोई नहीं? बताइए दोस्तों। यानी जो अपने पास में ये जो केस लॉ दिए गए इनमें से कोई नहीं है। अब किस केस में ये बात कही गई थी ये कमेंट में आपको लिखना होगा दोस्तों। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप सर्च कैसे करोगे या R&D कैसे करोगे? मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सवाल के R&D भी करते जाइए ताकि आपको ये संविधान का और रिसर्च करने का बहुत ही नया तरीका मिलेगा। नेक्स्ट है, कुछ ना कुछ जानोगे, आप रिसर्च करोगे तो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ोगे। तो मैं ही चाहता हूँ कि एक चीज़ ढूंढने के लिए आप कुछ किताबों को खंगालिए। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने में निहित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान का आर्टिकल 14 के अतिक्रमण नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने किस नवीन वाद में ये बात कही थी? तो जावेद वर्सेस हरियाणा का राज्य ये, ठीक है, केस है। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्धारित किए जाने वाली कार्यवाही लागू है? तो नीलवती बोहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य। वापस पढ़ लेता हूँ। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत है? यानी कौन से वाद में यह बात कही कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर यानी कंपनसेशन जो अभिनिर्धारित किए जाने वाले कार्यों में लागू नहीं होगा? तो यह बात नीलावती बहेरा उड़ीसा राज्य के वाद में कही गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है। विधियों के समान संरक्षण से क्या अभिप्राय करेंगे अपन कि विधि में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर संविधान विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अपने को कंप्लीट करना है 2 घंटे के अंदर अंदर। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है? कार्यपालिका, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि, या उपयुक्त सभी के विरुद्ध? डी। इसके बाद अपन दोस्तों हो सकता है हिंदी के MCQs लें, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। और एक विधि, एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकते हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपन कहाँ पर एक कंपनी के विरुद्ध प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकते हैं? लीगल पर्सन, और अपन ने देखा था नेचुरल, तो वहाँ पर आपने ये आर्टिकल 14 के अंदर आ जाएगा।
गलत उत्तर को अपने को ढूंढना है। आर्टिकल 14 का लाभ भारत में रह रहे विदेशी को प्राप्त होगा, एक प्राइवेट कंपनी को प्राप्त होगा, एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त होगा, या भारत के संघ के विरुद्ध प्राप्त होगा। एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, क्या हो जाएगा? या लीगल पर्सन के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन मालिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध है, समता का अधिकार भी है, संगम और संघ बनाने का अधिकार भी है। हड़ताल का अधिकार नहीं है। संविधान का आर्टिकल 15 एक प्रावधान करता है कि राज्य केवल निम्न आधारों पर नागरिकों के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। देखना दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यानी 15 क्लोज 1 के अंदर तो 6 चीजें बताई गई है, ठीक है, 6 बिंदु हैं, यानी धर्म है, मूल है, वंश है, जाति है, मूल वंश है, सॉरी 5 ही है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब आर्टिकल 16 के अंदर देखने कितने आएंगे वह भी अपन अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 बिंदु हैं। शिक्षण संस्थानों में अनुचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष के स्थान पर आरक्षण शासित है, आर्टिकल 15 क्लोज 4, ठीक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से निर्णय के पश्चात संविधान का संशोधन करके सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है? मद्रास राज्य बनाम चंपाकई द्वारा राज्य, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, देवदासन बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। आंसर क्या हो जाएगा? ए। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं? मद्रास बनाम चंपाकम दोहराई राज्य के वाद में। सी। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन करके संविधान और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध प्रविष्ट किया गया है? आर्टिकल 15 क्लोज 4 में बताया गया है, मद्रास बनाम चंपाकई राज्य। ये 2-3 बार आ गए हैं, तो आप आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। 15 क्लोज 1 निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो यह भी अपन ने आगे देखा था, तो ये फिर से आ गया है। आगे चलते हैं। संविधान के कमजोर वर्ग के संरक्षण के लिए प्रावधान किस आर्टिकल में है? 15। कमजोर वर्गों के लिए जो प्रोटेक्शन करेगा वो 15 के अंदर बताया गया है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है? सेहत बनाम भारत संघ के मामले में। आगे बढ़ रहे हैं। अभित्यजन करने का अनुज्ञेय है सभी मूल अधिकार का, किसी भी मूल अधिकार का नहीं। ऐसे मूल अधिकारों का जो पूर्णतः निजी हितों की रक्षा करता हो, या ऐसे मूल अधिकार का जो नीति निर्देशक तत्वों से असंगत हो। राइट आंसर क्या जाएगा? किसी भी मूल अधिकार का नहीं, बी। संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है गरीबी के आधार पर, जाति के पिछड़ेपन के आधार पर, व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर वो क्या करता है? संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थानों में अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के विषय में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। संविधान के आर्टिकल 15 क्लोज 4 में, संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4 में, संविधान के आर्टिकल 29 क्लोज 2 में, संविधान के आर्टिकल 335 से। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 क्लोज 4 में। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में स्थानों का आरक्षण अनुज्ञेय है। संविधान के अनुच्छेद 15 क्लोज 4 से, संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4, 29 क्लोज 2। ये क्या दो बार क्वेश्चन आ गए? हाँ, कंटेंट टीम को बोलना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के आरक्षण किया गया है कार्यपालिक आदेश के द्वारा।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त होते हैं। तो विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14 है। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद के प्रतिशत का अधिकार, तो ये भी आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है। प्राण और दैहिक, ये आर्टिकल 21 के अंदर है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार, ये आर्टिकल 22 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान को केवल भारत के नागरिकों को कोई अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 15 बात करेगा बी। प्रोन्नत पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था का अनुन्वय बताया गया है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4(1) के अंदर। अब ये बताइए कि ये कब जोड़ा गया था, अब कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 16 क्लॉज 4(a) जोड़ा गया था। संविधान का अनुच्छेद 16 क्लॉज 4(1) प्रोन्नत स्तर पर आरक्षण की अनुमति देता है, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो केस है अब निर्धारित किया कि कोई भी अनारक्षित वर्ग और व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार का दत्तक ग्रहण या विवाह, संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये बलसम्मा पॉल के बाद में कोचिन विश्वविद्यालय के बाद में यह बात कही गई थी। किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति के कुशाल वर्ग के आरक्षण का परिणति से बाहर रखेगा, यह वाद किसमें कहा गया था, आर्टिकल केस कौन सा था, मंडल आयोग इंदिरा साहनी वाला केस था। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि राज्य को अपने कर्मचारियों के मनमाने कार्य के लिए व्यतीत व्यक्ति के प्रतिकर देना होगा, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम M.K. गुप्ता वाला वाद में, कि अपने कर्मचारियों की मनमाने कार्य के लिए व्यतीत व्यक्ति को कंपनसेशन देना होगा, तो लखनऊ डेवलपमेंट वाद में यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ेपन के विनिश्चय डिटरमाइन क्या होंगे, जाति पूर्णतः असंगत है, जाति सुसंगत किंतु उसे अनदेखा किया जा सकता है, सुसंगत है किंतु उसे प्रमुख आधार नहीं बनाया जा सकता, जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्या कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सामान्य भाईचारे के भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्न करते हुए जनता को संबोधित भी कर सकता है, तो दोनों में से कोई भी बात नहीं कर सकता वो। निम्नलिखित सामाजिक अन्याय से सुरक्षा सभी का मूलभूत अधिकार है, केवल अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का मूलभूत अधिकार है, केवल अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का मूलभूत अधिकार है, कुछ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में राज्यों के लिए निर्देशक तत्व हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए, सभी का मूलभूत अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है, तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। तो यहाँ पर राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन तो हो जाएगा छुआछूत के लिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 16 के अंदर बताया गया लोक नियोजन की बात की गई है, आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है, और आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता के अंदर जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में बताई गई है, जिसके अंदर 6 प्रमुख बिंदु बताए गए हैं, समागम है या समामेलन है या जो संधि बनाने की है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बात की गई है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अधिनियमन किया गया है, आर्टिकल 17 के अधीन। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट आर्टिकल 17। संविधान के निम्नलिखित अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, यह भी पढ़ा था अपन ने आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 14 क्या है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ आ गया। 19 के अंदर क्या आ गया, वहाँ के अभिव्यक्ति आ गई। और ये नेक्स्ट क्या है, 16 के अंदर लोक नियोजन के बारे में बात की गई है। फिर है निम्न में से किस अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता के अंत को समाप्त घोषित कर दिया, भारतीय संविधान द्वारा संशोधन द्वारा, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता। प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस में निर्बंधित नहीं की जा सकती, जनहित में, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित की जाती है, जबकि अनुच्छेद 352
के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जा सकती है: युद्ध और बाह्य आक्रमण। डी। आयोग आप सभी का अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा एमसीक्यू मेथड के माध्यम से, तो इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और एक ये मैंने देखा है कि लॉ वाले क्या होता है कि ओनली अपना ही सोचते हैं, किसी दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, तो अपना ना सोचकर दूसरों का भी सोचें और उन अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? सुरक्षा का, लोक व्यवस्था का, लोकहित का, न्यायालय का, अवमान का। तो अपने पास में लोकहित का नहीं है। निम्नलिखित में से किस आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंधित नहीं किया जा सकता? सर्वसाधारण के हित में। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये एमसीक्यू मेथड। अब इतने मतलब कम दिन हैं तो हो सकता है कि आपके अच्छे से अच्छा रिवीजन किस प्रकार से हो, तो ये बेस्ट तरीका है एमसीक्यू को रिवाइज करना। भ्रमण की स्वतंत्रता एवं निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है? कदाचार, लोक व्यवस्था के आधार पर, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों विदेशियों को, ए और बी दोनों को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 केवल जो स्वतंत्रता दी गई है वो भारत के नागरिक को ही लागू है, इंडियन सिटीजन ओनली। निम्नलिखित वाद में से किस वाद में यह निर्धारित किया कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान आर्टिकल 19(1)(1)(g का उल्लंघन नहीं करता है? तो वाद है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आप टेंशन मत लीजिएगा, अपन इसके जो लेटेस्ट जो अभी केस लॉ है वो भी डिस्कस करेंगे और लीडिंग केस भी जो आने वाला लायक एग्जाम में तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कौन सा कथन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के संबंध में सही नहीं है? 6 स्वतंत्रता गारंटी करता है। अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही वर्णित युक्तिक निर्बंधों के अधीन है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त या गारंटी की गई स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 से प्रदत्त की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक के इंडियन के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ये वाला क्या हो जाएगी चीज़ गलत हो जाएगी, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, किसी भी नागरिक को नहीं, केवल भारत के नागरिक को। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है: प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म को देखने का अधिकार, प्रेस का अधिकार। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के पाठ के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में निम्नलिखित में से किसी अधिकार युक्त निर्बंध अधिरोपित किए जा सकते हैं? कोई उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने का स्वतंत्र का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के निवास करने का, बस जाने का अधिकार। क्या हो गया, थक गए दोस्तों, बोर हो गए क्या? चलो आपको मोटिवेट कर देते हैं। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नील से सदा फूलते रहे सुमन, जन्म सिद्ध भावना हो स्वदेश का प्यार। तो अपने को जन्म सिद्ध भावना तो यही रखना है, अपने को जेलो एग्जाम के अंदर पास होना है, अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं वापस अपने प्रश्न पर। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। घबराइए मत दोस्तों, मैं हूं ना आपके साथ। संगम बनाने का अधिकार में सम्मिलित है: किसी भी संघ का सदस्य होने के से मना करने वाला, किसी भी संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार। दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी भी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार। अब अपने को मिलान करना है। सम्मेलन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंदर दी गई है। वृत्ति, व्यापार, उपजीविका की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर 4 के अंदर दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने को आर्टिकल 19 क्लॉज देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ,
समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो जो सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है अपने पास में, तो ये 19 क्लोज 3 के अंदर है। वृत्ति व्यापार उपजीविका की स्वतंत्रता ये अपने पास में 19 क्लोज 6 के अंदर बताया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अपने को कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर। और संगम की स्वतंत्रता अपने को कहाँ बताई गई है, 19 क्लोज 4 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि हड़ताल करने का अधिकार न तो मूल अधिकार है, न ही कानूनी और न ही विधिक अधिकार। किस वाद में कहा गया? टी के रंगराजन तमिलनाडु वाद में ये बात कही गई थी। और जावेद वाला कौन सा था दोस्तों केस? 2 संतान वाला केस के पंच और सरपंच बनने के लिए आपको 2 संतानों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये कहाँ बात की गई है? विचार और अभिव्यक्ति की बात कहाँ बताई गई है? तो पहला देखते हैं कि इंडिया और भारत के राज्यों का संघ एक संघ तथा इसका परिषद के अंदर बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता ये कहाँ की प्रस्तावना में बात करता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किसके अंदर बात करता है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए बात करेगा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोवर्णित अधिकारों में से कौन सा भारत के एक नागरिक को संविधान के आर्टिकल 19 के अधीन मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूत किया गया है? मत देने का अधिकार, नागरिकों को अधिकार, निर्वाचन में लड़ने का अधिकार, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन निरुयुद्ध सम्मेलन का अधिकार। डी, सरकारी कर्मचारी की हड़ताल की जाने का अधिकार नहीं है, तो ये टी.के. रंगराजन तमिलनाडु वाद में बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं के द्वारा हड़ताल और अवैध अनैतिक ये लिली थॉमस वाद में बताया गया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, अधिवक्ता द्वारा हड़ताल और अवैध और अनैतिक बताया था किसमें? लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ के वाद में। लेकिन यहाँ पे जो ये कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में बात की गई है, ये टी.के. रंजन के वाद में नहीं की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया है? हड़ताल करने का अधिकार न तो मूल अधिकार और नहीं कानूनी अधिकार, नहीं विधिक अधिकार, ये इस वाद में बात कही गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन करने वाला हो सकता है। इन तीनों क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हैं। कौन कौन से? 130, 133 और 134। इन क्वेश्चन को आप आराम से देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय हड़ताल के विरोध से संबंधित है? तो एम के उस्मान, सी एस संदे एवं अय्यर 2013। डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है? संघ बनाने के स्वतंत्रता का अधिकार, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद और संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, और संपत्ति के अर्जन, निर्धारण और व्ययन का अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये आर्टिकल 300 के अंदर जोड़ा गया था संपत्ति के अर्जन का, तो अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, हटा दिया इसको। कब हटाया, कौन से संविधान के द्वारा हटाया गया था, ये भी आप कमेंट में लिखें दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराओं में से किस में धारा में सूचना पद को परिभाषित किया गया है? 2I के अंतर्गत ये बताया गया है, जो अपने को हटाइए। कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण के स्वतंत्रता, समानता के अधिकार और रोजगार का अधिकार नहीं है। डी नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इस चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिएगा, और अगर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जेएलओ की संपूर्ण सीरीज़ यानी सारे डायरेक्ट और हिंदी और इंग्लिश दोनों के एमसीक्यू मेथड पर अपन सीरीज चला रहे हैं, तो कंटिन्यू बने रहेगा। ये लगभग सुबह 12 बजे से चालू होता है, आप आराम से आ जाइएगा। विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक्य एवं निर्णित हुआ है। हमदर्द दवाखाना नाम भारत संघ, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भारत संघ,
बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी, भारत संघ, टाटा प्रेस। तो ये जो बी सी डी है ये तो तीनों केस किसके हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के हैं। लेकिन हमदर्द दवाखाना एवं भारत के संघ में वाणिज्यिक वाक अभिव्यक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्तित निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है, अपने को स्पीड से चलना होगा। भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है: संघ बनाने का, बोलने अभिव्यक्ति का, संपत्ति के अर्जन उस बनाए रखने के, उसके अपवन का, या भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ये अर्जन नहीं देता है। सी, संपत्ति का अर्जन का हित नहीं है, संरक्षण नहीं है। फिर है बालाजी बनाम मैसूर राज्य किस बात से? पिछड़े वर्ग के आरक्षण से। मेनका गांधी बनाम भारत संघ किससे है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से। रेव स्टेनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश, यह किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से। बसवेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, यह किससे है? मूल अधिकारों के अभित्यजन के सिद्धांत से है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को देखना है कि सम्मिलित नहीं है वाक और अभिव्यक्ति जैविक वाक और अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का कोई भी व्यापार कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है। समता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सम्मिलित है। लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता, दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार, यह अंतःकरण वाले बात के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। एक लोक पद की त्रुटिपूर्ण धारणा रिट याचिका द्वारा ठीक की जा सकती है: अधिकार परीक्षा के द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश द्वारा, प्रतिषेध के द्वारा, अधिकार परीक्षा के द्वारा। क्या किया जा सकता है? कोई भी अपन पब्लिक पोस्ट पर बैठे हैं और वहां पर अपने को कोई भी त्रुटिपूर्ण हो जाती है तो उस रिट की ठीक करने का अधिकार परीक्षा है, उसके द्वारा आप ठीक कर सकते हो। संविधान के आर्टिकल 21 का अधीन जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है मृत्यु का अधिकार, आत्महत्या करने का प्रयत्न का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नियोजन का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। सी। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, कोई भी चैनल को छोड़ के ना जाए, क्योंकि लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वाद में कहा गया था। वापस देख लेते हैं कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में एक मूलभूत अधिकार है, किस वाद में कहा? तो ये ओल्गा टेलिस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाद में बात कही गई थी। काम पाने का अधिकार क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है। भारत में कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार क्या है? निर्देशक सिद्धांत बताया गया है। नेमो डिबेट्स विक्स वेक्सरी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह दोहरी परिसंकट यानी डबल जियोपार्डी से संबंधित है। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 20। प्राग और दोष मुक्ति सिद्धांत कहाँ से बताया गया? दोहरे परिसंघ से बताया गया, परिसंघर्ष से बताया गया। आर्टिकल 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिसंचन के सिद्धांत से संबंधित है? तो आर्टिकल 20 क्लोज 3 डी। ठीक है, तो यहाँ पे आत्म अभिसंचन का बताया गया है। नेक्स्ट है, किस अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? मूल अधिकार के या सामान्य संवैधानिक अधिकार के, मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा के अधीन मानव अधिकार के, भारत पक्षकार के, निर्देशक तत्व जिसे राज्य को आपराधिक विधि लागू करते समय लागू करना चाहिए। तो यह मूल अधिकार क्या हो जाएगा? मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा पर निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्या किया जाएगा? निलंबित नहीं किया जाता। भारत के संविधान ने एक अभियुक्त को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए हैं: कार्य के पश्चात की विधि, गिरफ्तार के निरोध के संरक्षण की विधि, या दोहरा संकट की विधि। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या हो जाएंगे? पहला क्या हो जाएगा? कार्य के पश्चात की विधि, दूसरा क्या हो जाएगा? दोहरा संकट, और तीसरा क्या हो जाएगा?
गिरफ्तार के निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यानी 20 क्लोज 1 में क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास में, कार्य की पश्चात की विधि। ठीक है, अब 20 क्लोज 2 में क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास में, डबल जियोपार्डी यानी 3, और 20 क्लोज 3 के अंदर क्या आ जाएगा, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन नहीं आता है, भूतलक्षी विद्या, निवारक निरोध, दोहरा संकट, स्वयं को अपराध में फंसाना। तो ये तीनों ही आता है, लेकिन निवारक निरोध नहीं आता है। निवारक वाला कौन सा आर्टिकल है, 22, गिरफ्तारी और निवारक निरोध है ना, तो वो 22 के अंदर है। फिर प्राण का अधिकार मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देने वाला प्रावधान है कि जो किसी भी काल्पनिक उड़ान के अंतर्गत प्राण को नष्ट करना वह प्राण की सुरक्षा अंतर्गत पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसा निर्णित किया गया है। ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्य के अंतर्गत बात की गई है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटकवाद का कौन सा है, शिक्षा की गारंटी दी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है, हाँ परंतु केवल गंभीर मामलों में, हाँ परंतु केवल कुछ परिस्थितियों में, नहीं हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको कभी भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे दंड से अभिप्रेरित है, दो व्यक्तियों का एक ही अपराध के संयुक्त विचारण से एक ही व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण से एक ही व्यक्ति का उसी अपराध के लिए 2 बार उसका विचारण, उसको पनिशमेंट करना। ट्रांसफर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके अंदर उपलब्ध है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित नियमों को सही कालानुक्रम में रखिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एसडीएम जबलपुर, शिवकांत शुक्ला, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, पी रत्नम नागभूषण पट्टनायक भारत संघ का वाद। तो यहाँ पे पहला कौन सा हो जाएगा अपने पास में, ए.के. गोपालन वाला केस आया था। ठीक है, उसके बाद में आया था अपने पास में एडीएम जबलपुर का केस, तीसरे नंबर पे आया था मेनका गांधी का केस, चौथे नंबर पे आया था अपने पास में मेनका पी रत्नम वाला केस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। निम्नलिखित में से सम्मिलित करने अपने को, विदेश की यात्रा, बंदी प्रिजनर के मृत्युदंड और सरकार का दायित्व। तो विदेश की यात्रा कहाँ पे आ जाएगा, मेनका गांधी वाला केस है, तो विदेश का 1 का 2, 1 का 2 कहाँ दिख रहा है, 1 का 2, 1 का 2 ए और सी में दिख रहा है। ठीक है, तो अपन लगते हैं यानी बी और डी तो नहीं होगा। फिर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार किस में बात की गई थी, तो सुनील बत्रा वाले में बात की गई थी। तो यहाँ पे देखो बी में 4 है, यहाँ पे भी सी में 4 है, तो अभी अपन कंफर्म नहीं कह सकते ए होगा या सी होगा। आगे चलते हैं, मृत्युदंड के बाद में किस में बात की गई थी और सरकार के दायित्व के बाद किस में की गई थी। तो सरकार का जो दायित्व है ये अपने को पता है केस किस में, भीम सिंह के बाद में कही गई थी। तो यहाँ पे 3 का आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसकी टांग सब मिले हुए हैं। फिर सॉरी मैं गलत कुछ अब शब्द बोल दिया, बेंच की टांग बोल दिया, तो उसका ना ध्यान दें। फिर मृत्युदंड कहाँ पे आपने को दिया गया है, तो मृत्युदंड बच्चे सिंह के बाद में दिया गया है, या सरकार का दायित्व भीम सिंह के बाद में है, तो मृत्युदंड अपने को बच्चन के बाद में है। देखो दोस्तों बताओ कौन सा होगा, आंसर दिया हुआ होगा सी। ठीक है दोस्तों, होता है कभी कभी कंफ्यूजन होने लगा, लेकिन इतने केस याद थोड़े रखे जाते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की, मनुष्य जीवन है भूल जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न मिलान करना वापस, मुरली देवड़ा का केस धूम्रपान से संबंधित है दोस्तों। तो अपने को एक का कहाँ पर मिला है, धूम्रपान, ये तीसरे नंबर पर मिल रहा है, यानी एक का 3 हो गया। ठीक है, फिर एस.आर. चौधरी का वाद, एस.आर. चौधरी कौन है भाई, कोई भी व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य 6 मास तक नहीं चुना जा सकता, मंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये अपने को देखना पड़ेगा कौन सा आंसर इसमें, सी। ठीक है, पीयूसीएल का वाद किससे है, एक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन का अधिकार। ठीक है, एक मूलभूत अधिकार है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का वाद ये किस में है, 2
चुनाव लड़ने का अधिकार वाले अभ्यर्थी के पूर्व वृत्त को जानना और मतदाताओं का मूल अधिकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है। पी रथिनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है। तात्पर्य विधेयक द्वारा पारित कोई भी विधि, किसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो, ऐसी विधि जो रोजगार का अधिकार प्राप्त हो, ऐसी विधि जो केवल प्रक्रिया से संबंधित हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो। क्वेश्चन नंबर 166, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 के अंदर कौन सा आ जाएगा, शिक्षा से संबंधित है, तो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार आता है, विधिक सहायता, ठीक है। और क्वेश्चन 167, आर्टिकल 21 विधि की सम्यक प्रक्रिया के अवधारण को अभिव्यक्ति समाहित करता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया स्वतंत्रता का एक लक्षण है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है और नहीं भी आता है, तो अपन को एक बार इसको कर लेना है। ए आर दोनों सही है और आर एक की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कौन सा बात मृत्यु के अधिकार में संवैधानिकता से संबंधित है, तो यहाँ पे ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के अंदर बात की गई है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, तो किसके अंदर है, ज्ञान कौर के अंदर। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अभिनिर्णय किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, मुरली एस देवड़ा वाला केस। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का निर्वचन करने और भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में जन स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिषिद्ध किया है, मुरली एस देवड़ा का वाद। विदेश की यात्रा अधिकार से संबंधित है, संतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली, और एक और कौन सा केस था, प्रियंका गांधी वाला, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अंदर आ जाएगा, सम्मिलित कीजिए, आश्रय का अधिकार, एकांत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पाने का अधिकार। तो अपन कह सकते हैं आश्रय का अधिकार और एकांत का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैन कर्नाटक का है, एक उन्नी कृष्णन का भी एक केस है इसके अंदर शिक्षा का अधिकार के अंदर। तो शिक्षा का अधिकार सी का 4 है। आश्रय का अधिकार चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश है। एकांत का अधिकार हार राजगोपाल बनाम तमिलनाडु का वाद है, और स्वास्थ्य एवं परमानंद कठारा का वाद आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष की आयु से सभी बच्चों के लिए शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्भुक्त किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 86 संविधान संशोधन, जो कि 2002 के अंतर्गत हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने से पूर्व हमारे संविधान का संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। सही है, आर गलत है। तो ऐसा प्रावधान पहले भी था, परंतु ये बात गलत बोल रहा है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार के क्षेत्र को काफी विस्तृत किया। राज्यों को यह निर्देशित भी करते हुए कि देश में प्रशिक्षित वकीलों को तैयार करें, और यह केवल तभी संभव हो पाएगा जब देश में आवश्यक अवसंरचना, अच्छे शिक्षक एवं कर्मचारी युक्त विद्यालयों की पर्याप्त संख्या हो। निम्नलिखित किस वाद में ऐसा निर्णय लिया गया था, तो यह बात की गई थी अपने महाराष्ट्र वर्सेज मनुभाई प्रागजी वाले भाषिक के केस में बात कही गई थी दोस्तों।
नेक्स्ट केस है बलात्कार पीड़ितों के सहायतार्थ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दिशा निर्देश दिए, तो वो दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम भारत संघ के बाद में ये बात कही गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं के यौन उत्पीड़न, लैंगिक समता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है, जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया। विशाखा बनाम अन्य स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अन्य के बाद में बात की गई थी, ठीक है, जिसके अंदर एक अलग से बैरेक्ट बन गया है सेक्सुअल हरेसमेंट का, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर भी अच्छा आरजेएस के अंदर वो बैरेक्ट दिया गया है। फिर नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभी निर्धारित किया? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ठीक है दोस्तों, ये वापस केस आ गया है उत्पीड़न वाले में। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना, आर्टिकल 14। मैं स्पीड से चल रहा हूँ ताकि अपने को 300 प्लस क्वेश्चन है करना है कंप्लीट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित है, निम्नलिखित में से किस वाद में ऐसा निर्णय हुआ? परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ठीक है, डॉक्टर की सहायता या चिकित्सा की सहायता, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो अपने को परमानंद कटारा का वाद याद रखना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में 21 के अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत किस वाद का प्रयोग किया गया है? व्यक्ति, ठीक है, एक पर्सन का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पर्सन का। भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रक्रिया के अधीन आता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, आर्टिकल 14, सॉरी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, ठीक है, क्वेश्चन 21 का था। आश्रय का अधिकार एवं संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार जो अभी हाल ही में ऐसा निर्णित किया गया था, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। चमेली सिंह बाद में क्या कहा गया था? आश्रय का अधिकार बताया है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में निम्नलिखित समाहित है? विदेशी गमन का अधिकार और एकांत का अधिकार, ये दोनों चीजें आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो स्वाधीनता प्रत्याभूत दैहिक है इसके अंदर दोनों चीजें आती है। सी, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है? तो ये श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, यानी जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यही है क्या? तो ये बात आप देख लेना। संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में कौन सा वाद सम्मिलित नहीं है? न जीने का अधिकार, ए। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के रूप में की गई? ए गोपालन वर्ष मद्रास राज्य, खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गोविंद सिंह बनाम प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश राज्य, मेनका गांधी बनाम, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभियुक्त द्वारा मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी भी प्रमाणित विकृत व्यक्ति को कारावास दिया जा सकता है, किसी भी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सम्मिलित किया है? यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद के वाद में फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाम भारत संघ, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य। शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैन, और एक और केस था कौन सा? उन्नी कृष्णन वाला, ठीक है, दोनों याद रखें आप। आर्टिकल 21 विधि के सम्यक प्रक्रिया अवधारण को अभिव्यक्त और समाहित करता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया स्वतंत्रता का लक्षण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 विधि की सम्यक प्रक्रिया का अवधारण का अभिव्यक्त समाहित करता है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ इसका राइट आंसर डी है। निरोध आदेश, आर्टिकल 22 आ गया अब, कि निरोध आदेश निम्नलिखित मामले में त्रुटिपूर्ण होता है,
जहाँ निरोध के आधार पर ऐसी भाषा में संसूचित किया गया है जिसको कि निरोध व्यक्ति नहीं समझा जाता। जहाँ राज्य सरकार निरोध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने का स्थान उसे सलाहकार परिषद को प्रेषित कर देती है। जहाँ निरोध अधिकारी निरोध के आधार को 2 किस्तों में संसूचित करता है। तो राइट आंसर सभी मामलों में। क्वेश्चन 196 किसी भी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए निम्न अवधि से अधिक के लिए विरुद्ध निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो 3 महीने के लिए उसको अधिकतम निरुद्ध नहीं किया जा सकता। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति के सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए 3 माह। ठीक है, वापस आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है तो कंफर्म आने वाला क्वेश्चन होंगे आपके। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत विरुद्ध व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त निरोध का अधिकार जानने का। भाई उसको किस हक से आप गिरफ्तार कर रहे हो तो वो भी इसको जानने का अधिकार है। निवारक निरोध संबंधी विधि पारित की जा सकती है संसद और राज्य विधायिका दोनों के द्वारा। सी। निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल एक अभियुक्त व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसेशन से परामर्श करने का तथा उसके द्वारा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार है? आर्टिकल 22 के अंदर बताया गया है कि अपने पसंद का वकील वो चुन सकता है। बताइए कि किस अनुच्छेद का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 से 24, 25, 26, 26, 27। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 23 और 24 के अंदर ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त वेतन न दिए जाने से उल्लंघित करता है? आर्टिकल 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान या किसी भी अन्य संकट में काम में नियोजित कर अतिलंघन है शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? आर्टिकल 23। संविधान के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खदान में रोजगार नहीं रखा जा सकता? आर्टिकल 14 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता में से कौन से संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्रता में समाविष्ट नहीं? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और आचरण की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने का या दूसरों को धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता। डी। अब तो बहुत कम प्रश्न रह गए हैं दोस्तों, लगभग 90-80 क्वेश्चन और हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको सरप्राइज मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। जेलों का एग्जाम अगर वो भी बैठते हो तो उनको भी एक मतलब 2-2.5 घंटे के अंदर एक से लेकर 51 क तक इनका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध बताया गया है? तो प्राइवेट शिक्षक संस्थानों में, राज्य कोष से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थानों में, राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में, राजकोष से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षक संस्थानों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजकोष से पूर्णतः पोषित शिक्षक संस्थानों में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना का प्रोत्साहन का अधिकार है? आर्टिकल 26। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता है? राज्य की सुरक्षा के आधार पर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता का निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है? सामाजिक न्याय का। सी। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थान में प्रशासन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं? ऑप्शन डी। प्रबंध समिति का गठन, शिक्षण के माध्यम से निश्चय करने का, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीति का निर्धारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की अधिकार संरचनाओं में से एक उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है?
ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद में किसके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रशासन का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 30 क्लोज 1 बी के अंदर बताया गया है। राज्य के अनुदान प्राप्त कर रही एक अल्पमत की शैक्षिक संस्था प्रवेश के मामले में निम्नलिखित कर सकती है: अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए सभी स्थान को आरक्षित कर सकती है या रिजर्व कर सकती है। अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 50% का स्थान आरक्षित कर सकती है। अपने समुदाय के अभ्यर्थी को वरीयता दे सकती है। तो इसका 50% वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो 50% स्थान को रिजर्व कर सकती है। और आई होप इसके अंदर एक केस भी आया था शायद मंडल आयोग वाला, वो भी आप देख सकते हैं। फिर संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अल्पमत के शैक्षिक संस्थान को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं है: पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार, बाकी शिक्षण का माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार है, शिक्षक का नियुक्त करने का अधिकार, प्रमुख समिति गठित करने का अधिकार है, लेकिन पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार इसके अंदर बताया नहीं गया है। निम्नलिखित में से किस बात में आर्टिकल 31C को संशोधन को राज्य के सभी नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार को वरीयता प्रदान करता था मतलब हट गया है, शून्य घोषित कर दिया मिनर्वा मिल्स भारत संघ के बाद में। अब ये मिनर्वा मिल कब हुआ था, कौन से संशोधन के द्वारा इसको किया गया था? 24 के अंदर किया था, 25 के अंदर किया गया था या 29 के अंदर किया गया था? ये आप बताइएगा दोस्तों, संशोधन कौन सा था वो कमेंट में पिन करिएगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मिनर्वा मिल लिमिटेड बनाम भारत संघ के निर्णय को पश्चात आर्टिकल 31C के उपबंध को अर्थ बताया गया था। तो आर्टिकल 39B व C में अंतर्विष्ट निर्देशक तत्व मूल अधिकार को अतिक्रमण करते हैं। डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा। मूलभूत अधिकारों के हनन को प्रभावित करने वाले व्यक्ति रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अधिकार परीक्षा की रिट अधीनस्थ न्यायालय में विरुद्ध जारी की जा सकती है। परमादेश की रिट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जा सकती है या प्रतिषेध की रिट प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी परमादेश की रिट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अपने को सही चीज बतानी है, वो अपन ने बता दी है। उच्चतम न्यायालय ने लोकहित के मुकदमों के लिए अधिकारिता का आधार बताया गया आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अंदर। सी यदि किसी अधिनियम की कोई धारा शून्य हो जाती है तो उक्त धारा को हटा देना अधिनियम में वैध माना गया है। मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रस्तुत याचिका को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर सकता है: याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत अपेक्षित जमानत नहीं की जा सकती। याचिका के निर्णय तथ्य के विवादित प्रश्नों पर अंतर्गत है। याचिकाकर्ता अति विलंब का दोषी है, कोई नहीं। बताइए दोस्तों। सी संविधान उच्चतम न्यायालय संविधान के आर्टिकल 32 के अधीन निम्नलिखित में से निर्देश दिए जा सकेंगे। तो ये दिए जा सकेंगे: किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा निरुद्ध किया गया हो, जहाँ कोई व्यक्ति राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वयं के प्रति कृत्यवश प्रभावित किया हो, जहाँ कोई विषय पारस्परिक अनुबंध के से उत्पन्न अधिकार और दायित्व से संबंधित हो, जहाँ दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है किसी लोकपद को हड़पने के विरुद्ध। अधिकार परीक्षा लेख उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी लोकपद को हड़प लिया है। सी किसी लोकपद को हड़पने वाले किसी व्यक्ति को लोकपद से हटाने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है अधिकार परीक्षा। अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इलीगल उसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे एक दृश्यम मूवी का एक सीन मेरे को याद आ रहा है कि जब जो अजय देवगन है वो एक टी स्टॉल पर बैठा होता है और वहाँ पर वो मतलब क्या काला, जो उसकी शकल इंस्पेक्टर था ना, काला काला उसको इंस्पेक्टर था, चेहरा उसका काला था, गोंडे गोंडे का नाम था गोंड। तो इस तरह उसने क्या किया, एक बुजुर्ग जो दंपति थे उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। तो वहाँ पर वो अजय देवगन जब उनकी बात सुन रहा होता है तो उनको एक राय देता है कि आप कोर्ट के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो दायर कीजिए। तो वही है कि भाई इलीगल रूप से आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हो तो वहाँ पर कोर्ट या ऑर्डर देता है पुलिस को कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपने अवैध गिरफ्तार किया है तो ये जानने का अधिकार है आप किस हक से उसको गिरफ्तार किया है वो बताइए। ठीक है, तो दृश्य मूवी का भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और निम्नलिखित में से याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है परमादेश। सी, लोक निकाय के विरुद्ध कौन सा होगा, परमादेश। अब तो सूची को सम्मिलित करना अपने को। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति, माता पिता द्वारा अभिरक्षा, अधिकार परीक्षा, कराधान के प्राधिकार का उपकर के रूप में अवैध रीति से संग्रहित धन का प्रतिसंदाय। तो बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200। ठीक है दोस्तों, आराम से देख सकते हैं क्या हो जाएगा। ए में 2 बताया गया है, तो अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए माता पिता द्वारा बालक की अभिरक्षा। परमादेश किसके अंदर आता है, तो बी का 4 क्या हो जाएगा, कराधान अधिकार के द्वारा उपकर के रूप में अवैध रीति से संग्रहित करना। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। और प्राधिकार पूर्ण लेख जारी करने की शक्ति निम्नलिखित न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमादेश का लेख निम्नलिखित रीति में जारी किया जा सकता है। जहां एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, परमादेश की रीट जारी होती है। लेकिन अपन इसके सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं। जब तक एक लोक अधिकारी कोई दुष्कृति करता हो, जब एक लोक अधिकारी अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करता हो, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और उपयोग में से कोई नहीं। यहाँ पे ये राइट दिया गया है। तो जहाँ एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है, डिफॉल्ट करता है, व्यतिक्रम करता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, परमादेश का लेख जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके पूरा न किए जाने पर परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। कोई भी अध्यापक आपकी ड्यूटी है तो वहाँ पर उसको जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन होता है। तो पुनर्विलोकन, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेक्षण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेक्षण। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अपन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी लेंगे और हिंदी के बाद में अपन इंग्लिश का भी एमसीक्यू मेथड डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर आप बने रहेगा और सब इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 236 है, उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है जब न्यायाधिकरण ने ऐसे अधिकार का उपयोग किया गया हो जो उनमें से निहित न हो, जब न्यायाधिकरण ने नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया हो, जब गलती अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब गलती अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो उत्प्रेषण की रिट जारी होती है। या न्यायाधिकरण का नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया गया हो तब जारी होती है। तो यहाँ पे तीनों के अंतर्गत जारी हो जाएगी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा हाईकोर्ट किसी व्यक्ति द्वारा कोई लोक पद धारण करने की वैधता की परीक्षा करता है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण रिट या निषेध। तो यहाँ पे आ जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा लेख उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है या जिसने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो, किसी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश हो, किसी लोक पद को हड़प लिया हो या किसी पद का सही दावेदार हो। तो किसी लोक पद को हड़प लिया हो। एक उपभोक्ता को लोक उपक्रम के अधिकार से उत्पन्न शोषण के विरुद्ध है लोक हितवाद के अंतर्गत उपचार। सी, निम्नलिखित रिटों में से कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, वो तो उत्प्रेषण रिट हो जाएगी। जब किसी अवर न्यायालय और अधिकरण को अपने अधिकारिता को अतिक्रमण करने और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित की जा जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेषण
रिट कहा जाता है। जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है तो वो उत्प्रेषण रिट है। नेक्स्ट है कि किन रिट या रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। परमादेश रिट। उच्चतम न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को तब तक नहीं दिया जा सकता जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध हो, जब किसी व्यक्ति को राज्य से निरुद्ध रखा हो, जब किसी व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति ने निरुद्ध कर रखा हो या राज्य या प्राइवेट व्यक्ति दोनों में से किसी के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति निरुद्ध किया गया हो। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध रखा गया हो तब वो क्या हो जाएगा, इसका नहीं, ये वाला चीज़ गलत है बता रहा है तो नहीं हो जाएगा, गलत है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अधिकारिता संबंधित त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो उत्प्रेषण रिट होती है। ए, संसद विधि बनाकर निम्नलिखित में से किस सेवा के सदस्यों को मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है। राज्य पुलिस सेवा। बी, जब सेना विधि प्रवृत्ति में हो तब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों का निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। मार्शल लॉ बात करता है 34 के अंतर्गत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक भारतीय नागरिक को मूल अधिकार में रूप में प्राप्त नहीं है। संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार है। जीवन का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या, संवैधानिक अधिकार बताया गया है जो कि 300 के अंतर्गत हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है। बलात्श्रम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भारत का स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, अस्पृश्यता का विरुद्ध अधिकार। तो ये कौन सा मूल अधिकार नहीं है अपने पास में। बी, संपत्ति का अधिकार। ये क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करती है का उपरोक्त कथन किसने कहा था। तो ग्रेनुअल ऑस्टिन के द्वारा यह बात कही गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो भाग 4 में है। भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है तो ए और सी दोनों में होता है। उद्देशिका में भी होता है और राज्य के नीति निर्देशक पार्ट 3 और प्रस्तावना में भी होता है और नीति निर्देशक तत्वों में भी कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन से मार्गदर्शन का प्रावधान करता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सीधा संबंध किससे है। सामाजिक न्याय से, आर्थिक न्याय से या राजनीतिक न्याय से। तीनों सही बताया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत है न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, ये सभी न्यायोचित नहीं है लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, न्यायोचित है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। संविधान के निर्माता का मुख्य उद्देश्य ये ऐसे सिद्धांत है जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के लिए निर्देश दिए गए हों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का कर्तव्य किसका होगा। स्टेट का होगा, राज्य का होगा, सरकार का होगा। ठीक है। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इसमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत होंगे और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित उपयुक्त प्रावधान अंगीभूत करता है। आर्टिकल 35, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 37 अंतरिक्ष भागों में लागू नहीं है। लेकिन क्या क्या सेक्शन आए, आर्टिकल आए हैं वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 35 के ये कहता है कि को जो उपबंध बताए गए उसको प्रभावित करने का प्रावधान बताया गया है।
मतलब जो ये जो दंड के बारे में होगा ना, जो अपन कह सकते हैं, तो वो दंड के बारे में अपन को प्रभावी लागू करने का होगा, तो इसके बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा बात करता है। आर्टिकल 37 हमने देख लिया अभी कि अंतरिक्ष भागों को लागू नहीं है। आर्टिकल 38 है जो राज्य की कल्याणकारी जो अभिवृद्धि, इसके बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 261 संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान करता है कि जो आर्टिकल 34 है वो मार्शल लॉ यानी सेना विधि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 37 जो अंतर्विष्ट जो ये लागू होने के बारे में बात करता है, जो भागों के बारे में लागू होने की बात करता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के कल्याणकारी बनाने के लिए 38 में बात की गई है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 होगा आर्टिकल। और 39 में यह बात करता है राज्य द्वारा उसको अनुसरणीय तत्व के बारे में बात करता है कि इनको अनुसरण करेगा, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। और बाकी भी आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं। और 262 क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 में न्याय प्रयुक्त हुआ है सूचित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तीनों चीज के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 263 गरीब तथा निर्धन अभियुक्त जो अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ हो, इनकेपेबल हो, तो दी गई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता किसके अंतर्गत आएगी, 39 के अंतर्गत आएगी। उसको सपठित आपको 21 भी पढ़ सकते हैं। यानी भारत के संविधान का आर्टिकल 21 सपठित 39 के अंतर्गत व्यक्ति को मूलभूत अधिकार का अभिनिर्धारित किया गया है। सूची को मिलान किए। समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंदर बात की गई है, 39(1) के अंतर्गत बात की गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसके बारे में भी बात करता है। और समान सिविल, ये 44 के अंदर है। वनों और वन्य जीवों के रक्षा उनमें सुधार के लिए बात करता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू एकदम बराबर सही आ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये यहाँ पे चारों सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपने पास में दोस्तों, अंतिम पड़ाव तक अपन पहुंचने वाले हैं और हिम्मत बनाए रखना। हिम्मत की कीमत है दोस्तों, जो अंतिम तक बना रहेगा, वीडियो के अंत तक बना रहेगा, तो वही अपने जेलो एग्जाम में पास होगा। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए 39, 43, 44, 50, बताइए। तो अपन समान कार्य के लिए समान वेतन, समान सिविल संहिता 44 के अंदर है, ठीक है, CCC। तो 43 का देखिए आर्टिकल 39 बात करता है निःशुल्क विधिक सहायता की, ठीक है। 43 बात करता है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी की। 44 बात करता है समान सिविल की। और 50 बात करता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण। 50 हो गया 50-50 करता है। और 44 CCC करता है। 43 कामगारों से निर्वाह मजदूरी की बात करता है। और 39 निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति तत्व नहीं है, भोजन का आश्रय और कपड़ा पाने का अधिकार। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित है। आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51 का यह पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित बताए गए हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 268। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40। नागरिकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं होगा, नीति निर्देशक में शामिल नहीं है। काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को प्रसूति सहायता, ये भी अपने DP के अंदर आता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के दुर्बल शिक्षा अर्थ संबंधी, तो भी ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये वाला अपने पास में इसका तत्व DP के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए कौन सा नहीं आता है, B। नेक्स्ट है अपने पास में, अब तो अपन अंतिम पड़ाव के अंदर आ गए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। शिक्षा का अधिकार, मृत्यु का अधिकार, उच्चतर न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है, ग्राम पंचायतों का अधिकार, ये क्या है, इसके अंतर्गत आता है अपने आर्टिकल 40।
एक प्रावधान राज्य के नीति सिद्धांत का भाग है। बलाश्रम का प्रतिशत, अस्पृश्यता का, गरीबों की विधिक सहायता। तो यहाँ पे ये तो वो हो जाएंगे, ये भी नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति तत्व, ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 39 की बात करता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति तत्व नहीं है? समान नहीं है तो ये 44 आता है, 40 आता है, निःशुल्क विद्युत सहायता 39 ए आता है। शिक्षा का अधिकार नहीं आता है, 21 का है ये तो यह नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निश्चित तत्व नहीं है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, कृषि और पशुपालन का संगठन, पर्यावरण संरक्षण। 48 के अंतर्गत प्राइवेट उद्योगों की सहायता ये नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का किससे संबंधित है? वनों और वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन से, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर और भी बताया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा उन्नयन, ये आर्टिकल 51 से संबंधित है। जीवन स्तर को बढ़ाने और स्वास्थ्य में सुधार करने का जीवन स्तर 47 के अंदर आता है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? 45 के अंदर आएगा। एक समान सिविल संहिता का यानी CCC कॉमन कॉज बताया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक 275 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब बहुत ही अंतिम पड़ाव के अंदर आ चुके हैं अपन, और इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट सेशन अपना हिंदी का होने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है वह भी आपको निरेक लॉ एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्च कर लेना निरेक लॉ एकेडमी। रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वॉल मार्टन बनाम भारत संघ, यह किससे संबंधित है? एक समान सिविल संहिता कानून से संबंधित है। निम्नलिखित अनुसूचित जातियों के बारे में बात की गई है। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, तो ये पर्यावरण का संवर्धन या आर्टिकल 48 के अंतर्गत बताया गया है। भारत की प्रभुत्व की रक्षा करना, यह किसके अंदर बात की गई है? तो अभी बात करेंगे किसके अंदर बात की गई है कि संसद के सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निर्णय 102 के अंतर्गत बात की गई है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा और परिरक्षण, B और C, और आर्टिकल AF और 51 AC के अंदर बात की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? A। भारत की प्रभुत्व की रक्षा आर्टिकल 51 AC के अंदर बात की गई है। ठीक है, और हमारी संस्कृति के ये 51 F के अंदर है, और ये आपको बता दिया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहीं उल्लिखित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा उन्नयन के लिए प्रयत्न करता है? तो आर्टिकल 51 के अंदर बात की गई है। और आर्टिकल 43 के अंदर क्या किया है कि जो कर्मकार के जो निर्वाह मजदूरी के बारे में बात की गई आर्टिकल 43 के अंदर। आर्टिकल 49 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक और जो संस्मरण है इसके बारे में बात की गई 49 के अंदर। और आर्टिकल 46 के अंदर SC/ST के दुर्बल वर्ग की शिक्षा के लिए बात करता है। सीके दफ्तरी बनाम OP गुप्ता AER 1971 1132 के निर्णय का अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के विषय, नीति निर्देशक तत्व का विषय, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों, और उच्चतम न्यायालय की अवमानना। तो यहाँ पे सी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही आते हैं। केस वापस देख लेते हैं कौन सा है कि भाई सीके दफ्तरी बनाम OP गुप्ता के अंदर जो मौलिक अधिकार और ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है ये दोनों ही आते हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। ठीक है दोस्तों, कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए? सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। मूलभूत जो मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे अपने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों।
भारत का राष्ट्रपति मात्र संविधान का प्रमुख है। ये संसदीय प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। ए आर दोनों सही है, आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस मंच में संविधान के मूलभूत कर्तव्य सीधे प्रवृत्त किए जा सकते हैं? इनमें से कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं, हाईकोर्ट में नहीं, तो मूलभूत कर्तव्य कभी प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित कौन से संविधान का मूल कर्तव्य की सूची में सम्मिलित है? तो पंथ निरपेक्ष बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये सम्मिलित है, और बाकी संविधान का पालन करना और आदर्शों का संस्थाओं का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर करना, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता रक्षा करना, उसने अनुरूप बनाए रखना, ये ठीक है, तो ये चीज़ शामिल है। फिर नेक्स्ट है अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संप्रभुता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, तो डी अपने कर्तव्य में नहीं है। बाकी ये तीनों, संप्रभुता, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, ये तीनों बातें बताई गई है, रक्षा करनी है। मूल कर्तव्य किस भाग में बताया गया है? भाग 4A में। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना एक किसके अंदर भारत प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना यह किसके अंतर्गत बताया गया है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है, देश की रक्षा करना है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना यह भी है, राष्ट्रगान गाना यह नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार करिए कौन सा है? संविधान के में उपबंधित मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, निजी प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी के अंतर्गत संवर्धन करना। तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, बाकी निजी वाला ये नहीं होगा। ठीक है, 1 व 3। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना अनिवार्य है? नमन करना, उसे गाना और आदरपूर्वक खड़े रहना, आदरपूर्वक खड़े रहना। ठीक है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश की रक्षा करना या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बी नहीं आएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति अभिवृद्धि करना। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की सूची में सम्मिलित नहीं है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों को आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और हित से दूर रखना, और हिंसा से दूर रखना, संप्रभुता की रक्षा करना और उस अशनून बनाए रखना, पंथ निरपेक्षता का पालन करना, तो डी इसके अंतर्गत नहीं सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें, उनका पालन करें, प्रभुता की भारत की प्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करें, अशनून बनाए रखें, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, हमारी गौरव वाली प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण और उसके परिरक्षण करें। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों में से नहीं है? काम और शिक्षा। बाकी पर्यावरण संरक्षण है और सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण भी बताया गया है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, या प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का सामान्य कर्तव्य है। तो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य के राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करें। फिर बात करते हैं संविधान के किस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A के जोड़ा गया था? 11 पॉइंट जोड़ा गया था, तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें, और यह मौलिक कर्तव्य होगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यह 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रत्येक नागरिक को अपने 6 और 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चे को शिक्षण ग्रहण करने का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य निम्नलिखित प्रावधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य बताया गया है। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत बताया गया है।
आर्टिकल 51A के अंदर क्या है, सम्मान, भ्रातृत्व और समरसता की भावना की बात करता है। और इसके अंदर 51AH के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मानववाद के बारे में बात करता है। तो आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये MCQ मेथड, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप आराम से इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखें और आराम से रिवीजन करें। अब नेक्स्ट होगा अपने पास में 51 से अपन करेंगे, या अपन हाई कोर्ट वाला ले लेंगे, तो जो भी होगा वो अपन देखते हैं। बाकी आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और अभी नेक्स्ट मतलब शाम को अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों लेक्चर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच।